Everyone, today is 21st of October and we are here to solve most complicated issue of the students what to read in द हिंदू एंड बेसिकली द हिंदू को हम कैसे पढ़े ताकि हम उसे लिंक कर सके अपने स्टैटिक सिलेबस के साथ, हमें आइडिया लग सके कि क्या इंपॉर्टेंट है हमारे प्रीलिम्स और मेंस के लिए, और यहाँ से हमें जो भी एग्जांपल्स और केस स्टडी मिलेंगे उन्हें कैसे यूटिलाइज करना है अपने जीएस में, अपने एथिक्स में, अपने एसए में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आज हम सीखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। पेज नंबर फर्स्ट पर ही यहाँ पर ये न्यूज़ आई है। पेज नंबर फर्स्ट पर यहाँ पर ये न्यूज़ आई है अबाउट नमो भारत। अब आपको पहले पता होना चाहिए प्रीलिम्स के लिए कि नमो भारत क्या है। ये एक इंडिया की फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है। अब यहाँ से देखो, मैं प्रीलिम्स के लिए तो हमने पता लगा लिया कि नमो भारत क्या है, हमें पता होना चाहिए। ये एक मतलब काइंड ऑफ मेट्रो कह सकते हो आप, जो फास्टर होगी कंपेयर टू जो नॉर्मल मेट्रो आप दिल्ली कोलकाता वगैरह में देखते हो। ठीक है, तो पहली बात तो ये। सेकेंडली, ये क्वेश्चन आपको ना GS1 में जियोग्राफी में डायरेक्टली आ सकता है। मेंस की मैं बात कर रही हूँ कि जो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है वो क्या है। ठीक है, कैसे बेटर है, कैसे रीजनल कनेक्टिविटी में वो बेटर है देन जो बस सर्विसेज है या फिर जो बाकी सर्विसेज है रेलवे वगैरह से। तो ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट आ सकता है। वहीं फिर मैं बात करूँ जो GS3 में ट्रांसपोर्ट वाला आपका जो टॉपिक होता है सिलेबस का, वहाँ भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो जहाँ भी रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन या कनेक्टिविटी, रीजनल कनेक्टिविटी, इन सब से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, वहाँ पर आप इसे नमो भारत को एज ए एग्जाम्पल, एज ए केस स्टडी मेंशन कर सकते हो। अभी जो लॉन्च हुआ है ये हुआ दिल्ली और मेरठ, सेम दिल्ली मेरठ स्टेज में, बट इन 1 2 3 साल में इन फ्यूचर ये लॉन्च होने वाला है दिल्ली गाजियाबाद, दिल्ली गुड़गांव, दिल्ली पानीपत साइड। ठीक है, तो एक कनेक्टिविटी के लिए बहुत बेटर ऑप्शन होगा और कहीं ना कहीं जो ऑन रोड व्हीकल्स हैं उनको भी कम करेगा। तो ऑब्वियसली पोल्यूशन को भी रिडक्शन होगी। तो बहुत सारे ये इशू एक साथ कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम इसी पेज पर यहाँ पर एक बहुत अच्छी न्यूज़ आई है। ये आपकी एथिक्स की केस स्टडी है। जो एथिक्स में आपको एग्जाम्पल्स यूज़ करने होते हैं वो भी आप यहाँ से ये यूज़ कर सकते हो उसको एज एग्जाम्पल। बट जैसे आपको डायरेक्ट केस स्टडी आ जाती है ना, ये डायरेक्ट केस स्टडी आ सकती है आपके एथिक्स में। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे क्या है। जो केरला में एक गवर्नमेंट फर्म है जो पिछले 8 सालों से इजरायली पुलिस के लिए जो उनकी ड्रेस है, उनकी यूनिफॉर्म बना रही थी। बट अब आपको पता है इजराइल पैलेस्टीन वॉर चल रहा है, तो उनका मानना है, जो केरला की गवर्नमेंट फर्म है जिसका नाम है मारियन अपैरल कंपनी, उनका मानना है कि कहीं ना कहीं जो इजरायली पुलिस है वो भी रिस्पॉन्सिबल है ये जो वॉयलेंस हो रहा है इजराइल में। तो उन्होंने उसकी जो यूनिफॉर्म के ऑर्डर लेने बंद कर दिए हैं कि जब तक वहाँ पे पीस एस्टेब्लिश नहीं होगी, वहाँ पे सॉल्यूशन नहीं होगा, वॉर ख़त्म नहीं होगा, वो उनकी यूनिफॉर्म बना के नहीं भेजेंगे। तो मतलब एक कंपनी कैसे एथिकली बिहेव कर सकती है। ठीक है, एथिकल वर्क कैसे होता है वो चीज़ का एग्जांपल इन्होंने दिया कि इन्होंने अपने प्रॉफिट को ना देख के, ऑब्वियसली प्रॉफिट के लिए काम कर रहे थे, बट इन्होंने अपने प्रॉफिट को ना देख के वॉर वाली सिचुएशन, पीस को, एथिक्स को, वैल्यूज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस दी है ना। ऑब्वियसली अगर ये सप्लाई नहीं करेंगे यूनिफॉर्म तो इनका लॉस होने वाला है, बट इन्होंने उस चीज़ को फ़र्क नहीं करा। इनको मेन क्या था, एथिक्स यहाँ पे आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें, ये एग्जाम्पल आपका केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी बहुत सारी जगह पर। ठीक है, तो और वही वाली बात है कि कैसे कंपनीज, कैसे नॉर्मल सिविलियंस हेल्प कर सकते हैं वॉर की सिचुएशन को सोल्व करने के लिए। ठीक है, ऑब्वियसली अगर तुम उन्हें सप्लाई नहीं दोगे बहुत सारी चीज़ें, जैसे जो डेली यूज़ की, जैसे यूनिफॉर्म हो गया, खाना है जो जाता है, अगर सप्लाई आप कहीं से कहीं कंट्रोल करने में हेल्प हो पा रही है तो कहीं ना कहीं उनके जो वॉर वाली सिचुएशन है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है और वो चीज़ें कंट्रोल में आने लग जाती हैं। तो इन्होंने बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया है। फिर वहीं इस केस स्टडी को आप और कहाँ यूज़ कर सकते हैं मैं बताती हूँ। GS1 में सोसाइटी में जब भी वुमेन के रिलेटेड कोई बात आएगी केस स्टडी यूज हो सकती है, क्योंकि जो ये फर्म है मारियन अपैरल्स कंपनी, इन्होंने मोर देन थाउजेंड्स वुमेन को, जो वहाँ के जो एरिया की है, उनको काम दिया है, काम सिखाया है। उनमें से कुछ ने खुद के जो काम भी स्टार्ट कर दिया और कुछ कंपनी में ही जॉब कर रही है। कहीं ना कहीं वुमेन एम्पावरमेंट में, वुमेन को जॉब प्रोवाइड करवाने में भी इन्होंने हेल्प की है। तो बहुत ही अच्छी केस स्टडी आपको यहाँ से मिल जाती है। उसके बाद हम मूव करेंगे पेज नंबर 5 पर। यहाँ पर एक केरला हाई कोर्ट का
एक स्टेटमेंट आई है। तो बेसिकली केरला के अंदर एक रिचुअल होता है, एक फेस्टिवल टाइप लगा लो आप, जिसका नाम है विद्यारंभम रिचुअल। तो पहले तो आपको प्रीलिम्स के लिए यही पता होना चाहिए। इसमें क्या होता है, जब कोई भी जो टोडलर होता है, 2 3 4 साल का बच्चा होता है, जब अपनी फॉर्मल एजुकेशन स्टार्ट करने वाला होता है, राइटिंग वगैरह जो भी है ना, स्कूलिंग वगैरह आप कह सकते हो, तो वहाँ पर उनके उनसे प्रेयर कराई जाती है, जो कि होती है सरस्वती माँ की। सरस्वती गॉडेस जो है, जिनको पढ़ाई का, एजुकेशन की गॉडेस माना गया, तो उनकी पूजा करवाई जाती है इस रिचुअल में। तो जो हाई कोर्ट है, केरला हाई कोर्ट है, उन्होंने कहा है जो ये प्रेयर होती है, देखो इसमें बहुत सालों से चले जा आ रही है, इसमें कुछ ऐसे वर्ड भी होते हैं कास्ट के अगेंस्ट, कुछ ऐसे इश्यूज भी होते हैं ना। तो केरला हाई कोर्ट का कहना है कि किसी भी बच्चे से अगर हम ये प्रेयर करा रहे हैं, तो विदाउट जो पेरेंट्स का कंसेंट है, विदाउट जो पेरेंट्स की परमिशन, हम ये प्रेयर नहीं करा सकते एक बच्चे से। तो ये आपको यहाँ से ये रिचुअल पता होना चाहिए, और इसको एज ए केस स्टडी वगैरह आपका कहीं एग्जाम्पल यूज़ हो तो आप यूटिलाइज कर सकते हैं ना। फिर उसके बाद हम यहाँ से मूव करेंगे पेज नंबर 8 पर। यहाँ पर ये आर्टिकल आया अबाउट कास्ट सेंसस। थोड़ा सा पॉलिटिकली है कास्ट सेंसस के बारे में जो एडिटोरियल है, बट मैं इसमें से कुछ एक दो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बता देती हूँ। आपको पता होगा कास्ट सेंसस क्या होता है, कि अपना जो कैलकुलेशन करना कि कितनी % कास्ट है किस स्टेट में, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली, ताकि हम उन्हें बाद में वेलफेयर स्कीम्स हैं जो हमारी जो टारगेटेड वेलफेयर स्कीम दे सके। जैसे कुछ स्टेट होती है जिनमें ST की परसेंटेज बहुत ज़्यादा होती है, कुछ स्टेट होते हैं जिसमें ST की परसेंटेज होती नहीं, कुछ में SC की ज़्यादा होती है, कुछ में OBC की। डिफरेंट कास्ट होती हैं और उनकी डिफरेंट नीड्स होती हैं। अगर हम सब स्टेट में एक साथ कोई भी स्कीम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो वो यूज़फुल नहीं होगी। तो कास्ट सेंसस का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम आइडिया लग सके कि कौन सी स्टेट में, कौन से एरिया में कैसे टारगेटेड अप्रोच रखनी है। तो वो बात है। तो कास्ट सेंसस लास्ट हमारे पास हुआ था 1931 में, यानी इंडिपेंडेंस के बाद हमने कास्ट सेंसस कराया नहीं है। 1951 में होने की बात हो रही थी, बट ड्यू टू सम रीज़न हो नहीं पाया, और इवन अभी भी कास्ट सेंसस के काफ़ी इशू उठ रहे थे, बट अगेन वो हो नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे जो ये जो राइटर हैं, इनका कहना है कि जो कास्ट सेंसस है वो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जो इंडिया में पॉवर्टी है ना, उसके 2 रीज़न होते हैं, ठीक है। जो हमारे स्कॉलर्स हैं जिन्होंने पॉवर्टीज़ के बारे में स्टडी करी है, उनका कहना है कि 2 वजह से इंडिया में पॉवर्टी, एक है इकोनॉमिक और एक है इंस्टीट्यूशनल। इकोनॉमिक तो डायरेक्टली कि लैक ऑफ जॉब, लैक ऑफ इनकम वगैरह की वजह से जो पॉवर्टी होती है। इंस्टीट्यूशनल जो लैक ऑफ जो ड्यू टू सर्कमस्टांसेस, हम किन सर्कमस्टांस में रह रहे हैं, हमें क्या, मतलब आपको पता है जो कास्ट में हायरार्किली हमें जो वर्क है वो डिफाइन कर दिया जाता था, ठीक है। कहीं ना कहीं आप देखो कि जो हेरिटेज, मतलब इनहेरिटेंस है, जो हेरिटेंस वहाँ से हमें ज़मीनें मिलती हैं, हमें जॉब मिलती है, बिजनेस मिलता है अपने जो एल्डर जनरेशन से, है ना। तो वो वाली चीज़ है कि वो कहीं ना कहीं जो गरीब है वो गरीब ही रहता जा रहा है। जो एक कुछ कास्ट ऐसी हैं जिनके पास कुछ काम ही नहीं है, उनको ऐसा काम असाइन किया गया था जिसके आज के टाइम कोई वैल्यू नहीं है। इतना लो वर्क, जैसे मैनुअल स्कैवेंजिंग वगैरह जैसे काम असाइन किए गए थे, आज भी वो वही कर रहे हैं, उसमें उन्हें लो इनकम है। तो वो इकोनॉमिक पॉवर्टी नहीं है, शायद वो बेटर कर पाते अगर उनकी कास्ट उनसे असाइन ना होती। तो वो क्या है, वो इंस्टीट्यूशनल पॉवर्टी है। तो ये बात इन्होंने कही है, जो राइटर है, इनका कहना है कि इसलिए कास्ट सेंसस होना बहुत ज़रूरी है, ताकि ऐसे लोगों को हम टारगेट कर सकें। और एक ये बहुत अच्छी स्टेटमेंट है, जहाँ भी आप इंट्रो वगैरह या कंक्लूड करना चाहोगे कास्ट सेंसस से रिलेटेड क्वेश्चन, तो इनका कहना है कि जो कास्ट सेंसस है वो एक्सरे की तरह इंडिया की है ना। जैसे एक्सरे हम अपनी बॉडी का करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर क्या चल रहा है हम बाहर से वैसे तो नहीं देख पाते, बट एक्सरे के थ्रू हम देख पाते हैं। वैसे ही कास्ट सेंसस हमारे जो इंडिया है, हमारी जो कंट्री है, उसका एक्सरे है, ताकि जो उसके अंदर हमें जो प्रॉब्लम्स हैं हमें वो समझ जाए, ठीक है। तो ये 1-2 पॉइंट है। फिर वो इनका कहना है कि देखो कास्ट सेंसस करवाना ऑब्वियसली बहुत सही है हमारे इंडिया के लिए, बट कहीं ना कहीं वो पेंडोरा बॉक्स को ओपन करने जैसा हो जाता है, यानी कि अनएंडिंग डिबेट्स, है ना, कि हर कोई क्लेम करने लग जाएगा, हर कोई रिजर्वेशन के लिए क्लेम करने लग जाएगा, जो डाटा फैक्ट सामने आ जाएंगे फिर, है ना। कुछ कास्ट ऐसी हैं जिनको आज ज़्यादा मिल रहा है परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन, ज़्यादा वेलफेयर स्कीम्स का हिस्सा है वो, कंपेयर टू जितना उनको नहीं मिलना चाहिए। तो काफ़ी सारे इश्यूज अराइज होने के चांसेस हैं अगर हम कास्ट सेंसस कराते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं बात है। तो ये 1-2 पॉइंट थे, आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। उसके बाद हम मूव करेंगे पेज नंबर 10 पर।
यहाँ पर ये बहुत अच्छी स्कीम आई है, ठीक है। मेरी माता मेरी माटी मेरा देश लॉन्च की गई है, किसने? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने। ये याद रखोगे आप किसके लिए? प्रीलिम्स के लिए। मेरी माटी मेरा देश, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, ठीक है। इंग्लिश में आप बोलो तो माई सोइल माई कंट्री, ठीक है। एक कैंपेन टाइप है जिसमें क्या होगा कि जितने भी वीर और वीरांगना हैं जिन्होंने अपनी जो लाइफ वो सेक्रीफाइस की है इस कंट्री के लिए, चाहे वो कैसे भी की हो कहीं ना कहीं, ठीक है। मोस्टली हमारे जो आर्मी, बीएसएफ, जो ठीक है डिफेंस फोर्सेस में ही ये सब होता है। तो उन्होंने जो भी जिन लोगों ने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की इस कंट्री के लिए, उनके घर से जाके मिट्टी लेके आनी है और उस मिट्टी को कलेक्ट किया जाएगा न्यू दिल्ली में, जहाँ पे एक पार्क होगा, अमृत वाटिका, ठीक है। वहाँ पे उस मिट्टी को लगाया जाएगा। ये कैंपेन है सारा का सारा। इस कैंपेन में बहुत सारे वॉलंटियर्स होंगे जो क्या करेंगे कि जैसे हर डिस्ट्रिक्ट से, हर स्टेट से, हर एक बड़ी सिटी के आसपास कोई वॉलंटियर है और किसी के घर में जाएंगे, वहाँ से मिट्टी कलेक्ट करेंगे। बाई चांस अगर घर में मिट्टी नहीं है तो वो क्या करेंगे, वहाँ से कुछ अनाज दे सकते हैं। उस माटी को कलश में लेके लाया जाएगा सारी पूरी देश से न्यू दिल्ली, ठीक है। ये कैंपेन है। इस कैंपेन को हेल्प कौन कर रहा है? रेलवे, ठीक है। ऑब्वियसली जो ट्रेन से, रेलवे स्टेशन से वो जो लोग आएंगे, तो उसके लिए रेलवे स्पेशल प्लान कर रही है कि सेपरेट जो कोच लिए जाएं या सेपरेट रिजर्वेशन की जाए उन लोगों की, है ना, ताकि फिर वो वहाँ पर न्यू दिल्ली पहुँचे और 1 नवंबर को वापस अपने घर तक पहुँच पाए। तो ये बहुत अच्छा कैंपेन लॉन्च किया गया उनको ट्रिब्यूट देने के लिए, जिन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया इस देश के लिए। एक ट्रिब्यूट टाइप है ना। फिर वही बात हो जाती है कि इस स्कीम का आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरा आपको पता होना चाहिए अमृत वाटिका कहाँ है। अमृत वाटिका न्यू दिल्ली में है, नियर जो हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव मेमोरियल बनाया गया है, उसके पास में अमृत वाटिका है, ठीक है। फिर दूसरा आपको पता होना चाहिए कि कुछ स्टेट ऐसी हैं जो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं। उसमें है तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, बिहार एंड हिमाचल प्रदेश। ये भी आपको पता होना चाहिए। वहीं जो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन देखा जा रहा है वो देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश से और मध्य प्रदेश से और राजस्थान से। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं प्रीलिम्स के लिए, और वही मेंस में भी कहीं ना कहीं आपका ये यूटिलाइज हो सकता है। फिर उसके बाद हम मूव करेंगे पेज नंबर 12 पर। यहाँ पर ये गगनयान मिशन के बारे में न्यूज़ है। पहले तो आपको पता होना चाहिए गगनयान मिशन के बारे में। ये इसरो का एक मिशन है जो कि ह्यूमंस को लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च करने की बात कर रहा है, ताकि हम जो ह्यूमंस है उसको लो अर्थ ऑर्बिट में लेके जाएं और सेफली वापस लाएं, ठीक है। ये 3 पार्ट में होगा, है ना। फर्स्ट में हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट हम लॉन्च कर रहे हैं उसमें हम सिर्फ एक टेस्ट फ्लाइट लॉन्च करेंगे, देखने के लिए जो हमारे जितने भी उसमें पार्ट्स हैं, जो हमारा रॉकेट होगा उससे सेफली वर्क कर रहे हैं नहीं, इमरजेंसी अगर कुछ होती है तो कैसे वर्क कर रहा है, वो सब एक टेस्ट टाइप होगा। सेकेंड में हम एक रोबोट लॉन्च करेंगे जिसका नाम है व्योममित्र। ये भी आपको याद रखना है कि व्योममित्र क्या है, ठीक है। ये भी इसमें व्योममित्रा को लॉन्च करेंगे जिसमें एक ह्यूमनॉइड होएगा, है ना। फिर जो थर्ड होएगा ना उसमें हम लॉन्च करेंगे 3 जो है इंडिया के जो सिटीजन्स होंगे उनको उस मिशन में भेजा जाएगा और ताकि वो सेफली वापस आ सके। तो इसकी बात हो रही है। तो फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट आज लॉन्च होगी कहाँ से? सतीश धवन स्पेस सेंटर से, श्रीहरिकोटा से। श्रीहरिकोटा आपको पता होना चाहिए कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो ये बात है। इसके जो मेन इसमें पार्ट है वो क्रू मॉड्यूल है, जहाँ पे जो एनवायरनमेंट होगा वो अर्थ की जैसा एटमॉस्फेयर बनाया जाएगा, ताकि जो वहाँ पे जो हम सिटीजन्स है, जो मैन वुमेन होंगे वो जाएंगे, जो उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल सके, वो क्रू मॉड्यूल में रहेंगे। फिर उसके बाद क्रू एस्केप सिस्टम है, अगर इमरजेंसी में कुछ होता है तो क्रू एस्केप सिस्टम का ही यूटिलाइज होगा। फिर वहीं पे क्रू मॉड्यूल फेयरिंग है, इंटरफेस अडेप्टर्स है। तो अब बेसिकली जो ये मिशन लॉन्च हो रहा है, इन सब जो चारों मैंने आपको बताए हैं इसके पार्ट, क्रू मॉड्यूल, क्रू एस्केप सिस्टम, इन सब को टेस्ट करने के लिए भेजा गया। अगर क्रू मॉड्यूल में कोई दिक्कत होती है तो क्रू एस्केप सिस्टम को कैसे यूज़ करना है, उन सब चीज़ों की यहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ से आपको इसका नाम क्या है? TVD-1, टेस्ट व्हीकल अबोट मिशन। ये आपको प्रीलिम्स के लिए याद रखना है कि TVD-1 क्या है? टेस्ट व्हीकल अबोट मिशन है। किसका? गगनयान मिशन का। किसने लॉन्च किया? इसरो ने। और इसको रिकवर कौन करेगा? इंडियन नेवी, क्योंकि ये या तो बे ऑफ बंगाल में या फिर अरेबियन
ओशियन में आके, अरेबियन सी में आके गिरेगा, तो वहाँ से इसको इंडियन नेवी का रिकवर करने का काम है। तो ये सारी यहाँ पर ये बात की जा रही है, ठीक है। ये आपको सारे पॉइंट्स प्रीलिम्स के लिए और इवन मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका गगनयान मिशन के लिए कि क्या क्या उसके उसमें मतलब क्या मिशन है, कैसे है, कौन लॉन्च कर रहा है, कहाँ से लॉन्च कर रहा है, ठीक है। फिर उसके अंदर जो वर्किंग क्या है, रॉकेट कौन सा यूज़ हो रहा है, सब आपका बहुत अच्छे से मेंस में आ सकता है, तो आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट योर लव एंड टाइम, कीप वॉचिंग।